हेलो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड में आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इससे पहले हमने चैप्टर वन जो है वो कंप्लीट किया, सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज। आज हम पढ़े हैं चैप्टर नंबर 2 में लाइफ को मेंटेन रखने के लिए वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, वो कौन से कंपाउंड हैं जिन्हीं वजह से हमारी जो लाइफ है, जो जानदार है, अंदर लाइफ पाई जाती है, वह इन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स की वजह से जो है वो मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है। लाइफ को जो है वो देर पा चलाने के लिए कौन से मॉलिक्यूल हैं जो जिस्म है अंदर रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप जल्दी से जो है वो नोट्स बनाएं, कॉपी पेंसिल ले लें और नोट्स बनाना शुरू करें। तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री वो स्टडी है, वो इल्म है जो हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में लेते हैं। स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदार है अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो जानदार ही लाइफ को मेंटेन रखने के लिए लाजमी होते हैं। फिर वो जानदार है जिस्म है अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। तो वो कंपाउंड है स्टडी, और उन कंपाउंड से जो रिएक्शन होते हैं जानदार है जिस्म में, उन दोनों को हम मिला के जो है वो बायोकेमिस्ट्री है अंदर स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिएक्शंस इन बॉडी इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। अब ये जो बायोकेमिस्ट्री है, इसका दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी हम स्टडी करते हैं उन्हीं मॉलिक्यूल्स की जो लाइफ को मेंटेन रखने में, लाइफ को बरकरार रखने में मदद देते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेम ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का नाम है, लेकिन ये सब डिसिप्लिन है बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। इसे ना तो बायोलॉजी वाले अपने ब्रांच मानते हैं, ना केमिस्ट्री वाले अपनी ब्रांच मानते हैं, क्योंकि इसमें दोनों नाम आ जाते हैं। इसमें उन केमिकल कंपाउंड्स, उन मॉलिक्यूल से स्टडी की जाती है जो जानदार है जिस्म में पाए जाते हैं। अब जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर, उन्हें कंपोजिशन, ये स्टडी करना केमिस्ट्री वालों के जिम्मे है, लेकिन वो कंपाउंड जो है वो जानदार है जिस्म में पाए जाते हैं। इसलिए जब जानदार है जिस्म में पाए जाते हैं तो वो जानदार ही स्टडी जो है वो बायोलॉजी है अंडर आती है। तो अब इसे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट माना जाता है, यानी ये बायो और केमिस्ट्री है जो दरमियान में है उसे माना जाता है। यानी केमिस्ट्री वाले भी इसे पढ़ते हैं और बायो वाले भी इसे पढ़ते हैं। ना इसे प्योर बायोलॉजी वाले मानते हैं, ना इसे प्योर केमिस्ट्री वाले मानते हैं। इसलिए इसे इंटरडिसिप्लिनरी या फिर सब डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट माना जाता है। अब बायोकेमिस्ट्री ही नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, इसे क्यों पढ़ना ज़रूरी है। एनाटमी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी है, कोई भी ब्रांच पढ़नी हो उस ब्रांच में जो है वो जानदार जो है वो अल्टीमेटली एटम से बना हुआ है। तो एटम से जब मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से सेल बनता है, तो इसका मतलब है सेल बायोलॉजी वाले भी सेल बनने के लिए जो ऑर्गेनेलिज हैं, ऑर्गेनेलिज बनने में भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स शामिल हैं। इसका मतलब है जब आपने सेल बायोलॉजी पढ़नी है तो आपको अल्टीमेटली उन मॉलिक्यूल्स का पता होना चाहिए जिनसे वो सेल या ऑर्गेनेलिज बनी है। तो इस तरह सेल बायोलॉजी या सेल ऑर्गेनेलिज जिन बायोमॉलिक्यूल से बनी है उन बायोमॉलिक्यूल का आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए बायोलॉजी में जो बायोकेमिस्ट्री है उसका इल्म आपके पास होना लाजमी है। इसी तरह एनाटमी, जब ये सेल आपस में मिलते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी में भी डिफरेंट सेल्स होते हैं और सेल जो है वो अल्टीमेटली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। इस तरह हिस्टोलॉजी का इल्म भी जो है वो आपने हासिल करना है तो बायोकेमिस्ट्री लाजमी है। इसी तरह एनाटमी, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
वो स्ट्रक्चर्स, वो ढांचे जो जानदार है जिस्म है अंदर पाए जाते हैं, उन्हें स्टडी करनी है, उन्हें बारे में इल्म हासिल करना है। मसलन मैदे के बारे में, फेफड़ों के बारे में, दिल के बारे में। अगर आपने इन्हें बारे में भी इल्म हासिल करना है तो आपको इन्हीं जो ढांचा मेंटेन करने के लिए, स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जो शामिल है इसमें, उन्हें स्टडी लाजमी। और वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो हैं बायोकेमिस्ट्री के अंडर ही आते हैं। इसके बाद फिजियोलॉजी, लाइफ को मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ जो हैं वो अमल होते हैं। मसलन पौधे में फोटोसिंथेसिस होती है, जानवरों में सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, पौधों में भी सेलुलर रिस्पायरेशन होती है। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। इस दौरान जो है वो बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर, पौधे और जानवर है जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तरह के अमल होते हैं। और जब अमल होते हैं तो जाहिर बात है उसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं। अब वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंडर पढ़ने पड़ते हैं। तो इस तरह इन तमाम ब्रांचेस का इल्म हासिल करने के लिए बायोकेमिस्ट्री एक बुनियादी इल्म है जो हासिल करना लाजमी है। तो इस तरह अब हम पढ़े हैं बायोमॉलिक्यूल्स। वो कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिन पे हमारी लाइफ जो है वो डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो चलती है। तो उनमें 4 मॉलिक्यूल जो है वो अहम है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो है वो लाइफ मेंटेन रहती है। ये वो बुनियादी मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं, इसेंशियल मॉलिक्यूल्स फॉर मेंटेनिंग लाइफ, जो लाइफ को बरकरार रखने में मदद देते हैं, ज़रूरी हैं। वो ये 4 हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपाउंड यानी मिनरल्स, वाइटामिन्स, वाटर, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 4 जो हैं ये बुनियादी हैं, ये लाजमी है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अब हमने बायोमॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफिकेशन की हुई है, दर्जा बंदी कर दी है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी वो मॉलिक्यूल्स, वो बायोमॉलिक्यूल, वो कंपाउंड्स जिन्हें अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद हों, यानी उन मॉलिक्यूल्स में कार्बन भी मौजूद हो और हाइड्रोजन भी मौजूद हो। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन में से भी कार्बन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है, यानी कार्बन जो है वो लाजमी पाया जाना चाहिए। उसके साथ हाइड्रोजन, यानी केमिस्ट्री वाले इन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इकट्ठे मौजूद हों, उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एग्जांपल है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसका मतलब है इसमें कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है। कार्बन और हाइड्रोजन ये लाजमी है। इनके अलावा कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कोई सा भी कंपाउंड हो, लेकिन ये 2 लाजमी है। इसके बाद है मीथेन, CH4, यानी CH4 यानी कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी, 4 एटम इसमें शामिल है, यानी कार्बन है साथ साथ हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो हम इसे बोल रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल्स, वो बायोमॉलिक्यूल जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए तो ज़रूरी हैं, लेकिन उसमें कार्बन है साथ साथ हाइड्रोजन जो है वो लाजमी नहीं है। कार्बन तो मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन उसके साथ मौजूद नहीं है, या फिर हाइड्रोजन तो मौजूद है लेकिन कार्बन उसके साथ मौजूद नहीं है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन अलहदा अलहदा पाए जाते हों। ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं।
इसकी एग्जाम्पल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन मौजूद है लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है। आखिर वाटर है H2O, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन कार्बन मौजूद नहीं है। कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कार्बन जरूरी है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन साथ में हाइड्रोजन भी पाया जाना चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो फिर इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। ये जो दो टाइप्स हैं, ये जो दो इकसाम है, ये ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। नीचे जो दो टाइप्स हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये हम जो डिवीजन करते हैं, ये जो दर्जा बंदी है, ये ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट यानी मॉलिक्यूलर मैस, यानी जो मॉलिक्यूल है इसका एक मैस है, वजन है। वजन है एतबार से जो मॉलिक्यूल ज्यादा वजन रखते हैं उन्हें हम रखते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल जिनका वजन थोड़ा होता है उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब मैक्रो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मैस जो है वो हाई होता है, मसलन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से इन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स मानते हैं। लेकिन वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मैस थोड़ा होता है उन्हें हम मानते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। CO2, H2O, जिस तरह वाटर का मॉलिक्यूलर मैस है 18 AMU, तो अब ये बहुत थोड़ा है। अगर हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स की निस्बत माने तो ये बहुत थोड़ा मॉलिक्यूलर वेट है। तो इन चारों के अंदर डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आया है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और पंजाब बोर्ड में बायोकेमिस्ट्री डेफिनेशन प्लस नीड, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। यानी ये इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा यहाँ से MCQ बनते हैं, मुख्तलिफ आपको कंपाउंड दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है ये ऑर्गेनिक इन नेचर है या इनऑर्गेनिक नेचर है, या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरह यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बनते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर एज मीडियम ऑफ लाइफ। पानी जो है ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए लाजमी है। चूँकि लाइफ ही जो एवोल्यूशन हुई है, लाइफ जो पैदा हुई है वो हुई पानी से है। पानी में पहली दफा लाइफ पैदा हुई थी। इसका मतलब है आज हम जो ड्राई लैंड, ये जो जमीन पे फिर रहे हैं, ये एवोल्यूशन है, रिजल्ट में हम यहाँ पे जमीन पे फिर रहे हैं। पैदा जो अबाउजदाद है वो पानी में ही हुए थे। तो पानी जो है ये मीडियम ऑफ लाइफ है। लाइफ को मेंटेन करने के लिए पानी है बहुत अहम रोल है, बहुत अहम किरदार अदा करता है लाइफ को मेंटेन करने में। तो पहले नंबर पे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइफ, ये अहम जुजू है लाइफ का। लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये लाजमी पाया जाता है जो है। इसके अलावा कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, अगर जमीन है ऊपर भी लाइफ को मेंटेन करना है, लाइफ को बरकरार करना है, लाइफ को चलाना है, तो उसके लिए भी जो है वो पानी जो है वो इम्पोर्टेंट है। 2/3 ऑफ वर्ल्ड यानी जमीन है जो, यानी ये जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ है, जो जमीन सियारा है, इस पे भी जो जमीन सियारा है इस पे भी 2/3 जो हिस्सा है वो पानी पाया जाता है। 1/3 जो हिस्सा है वो ड्राई लैंड है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, वरना 2/3 हिस्सा जो है जमीन को हर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो उसमें 2 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा जो है वो ड्राई लैंड है। यानी पानी जो है फिर भी ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 70% जो है वो पानी पाया जाता है।
70% जो है वो ऑर्गेनिज्म ही बॉडी जो है वो 70% वाटर पर मुश्तमिल है। ये एमसीक्यू पूछा जाता है। जानदार है जो जिस्म है उसमें जो नॉर्मल वाटर है वो कितने परसेंट है? 70% है। अब जानदार में मुख्तलिफ सेल्स पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिनमें वाटर ही कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है। वाटर ही जो क्वांटिटी है वो हर सेल में डिफरेंट है। मसलन सीड्स और बोन सेल यानी बीज, पौधे हैं बीज और हड्डियां, ये वो दो सेल्स हैं जिनमें लोएस्ट वाटर कंसंट्रेशन पाई जाती है 20%। ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है। वो कौन से सेल हैं जिन्हें अंदर सबसे थोड़ी क्वांटिटी में पानी पाया जाता है, सबसे थोड़ी मकदार में पानी पाया जाता है? वो सीड्स और बोन सेल्स हैं। इसके अलावा ब्रेन सेल में 85 to 90% वाटर पाया जाता है। ये भी एमसीक्यू है, एतबार से इम्पोर्टेंट है ब्रेन सेल में। इसके बाद जेली फिश जो है उसके अंदर 99% वाटर पाया जाता है। 99% पानी जो है वो जेली फिश में पाया जाता है। इसी वजह से जेली फिश का जो जिस्म होता है वो शफाफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उससे आर पार नजर आ जाता है। तो ये ट्रांसपेरेंट जो है ये जेली फिश का जिस्म है वो पानी ही वजह से है, क्योंकि इसमें पानी जो है वो 99% पाया जाता है। ये भी एमसीक्यू है। वो कौन सा जानवर है जिसका जिस्म ट्रांसपेरेंट है पानी ही वजह से और उसमें कितनी कंसंट्रेशन में पानी पाया जाता है? तो वो जेली फिश है। इसके बाद अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल है वाटर बनता है। हाइड्रोजन है 2 एटम, ऑक्सीजन है 1 एटम। हाइड्रोजन है 2 एटम, ऑक्सीजन है 1 एटम। जब आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन है जिन निकल जाते हैं, पीछे बच जाता है पानी। इसका मतलब है जब भी हाइड्रोजन है जिन निकल जाए ऑक्सीजन की वजह से तो वो पानी बनता ही बनता है। यानी इसे हम बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन है साथ मिले है तो जिन जोन उड़ जाए है, पीछे बचे है पानी, तो इसे हम बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जिन तो फिर निकल है ना, पीछे पानी बचा। तो ये डेफिनेशन है, केमिकल डेफिनेशन ऑफ वाटर है, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन है साथ जब ऑक्सीजन आता है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन है हाइड्रोजन भी तो एडिशन हुआ है ना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस भी तो हुआ है ना। तो इस तरह ऑक्सीडाइज ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज वाटर। तो ये डेफिनेशन है, केमिकल डेफिनेशन। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। हमने कहा पानी जो है वो लाइफ को मेंटेन करने के लिए लाजमी है। तो मीडियम ऑफ लाइफ जो है वाटर है। अब ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जो पानी हो मीडियम ही बना दिया लाइफ का? तो पहली प्रॉपर्टी है हाई पोलैरिटी। वाटर है अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो केमिस्ट्री वालों का कहना है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब दो एटम आपस में म्यूचुअल शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये भी दो तरह का होता है, या तो पोलर होता है या फिर नॉन पोलर होता है। जब ये सिमिलर एटम्स के दरमियान में बनता है तो ये नॉन पोलर होता है। मसलन एक विलेज है, उसके अंदर दो चौधरी रहते हैं, दोनों चौधरी जो है वो हैसियत में बराबर हैं, तो वो दोनों नहीं हार मानते। इस तरह जब ये म्यूचुअल शेयर हार लेते हैं ना सेम एटम, तो इलेक्ट्रॉन दरमियान में फंस जाते हैं। वो चौधरी भी उसे उतनी जोर से अपनी तरफ खींच रहा होता है, वो चौधरी भी उसे अपनी तरफ
उतनी जोर से खींच रहा होता है तो वो अल्टीमेटली दरमियान में फंस जाते हैं। तो ना तो उधर पोल जनरेट होता है, पोल का मतलब है सिरा, ना उधर हुई सिरा बनता है ना उधर हुई सिरा बनता है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन दरमियान में फंस जाते हैं। इस वजह से जब सिमिलर एटम आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ये नॉन पोलर होते हैं। लेकिन जब डिफरेंट एटम आपस में रिश्तेदारी बना लें, एक चौधरी जो है वो किसी छोटे दर्जे से कोई रिश्ता बना ले तो फिर चौधरी का दिल होता है ये छोटा भी मेरे हिसाब से चले। तो इस तरह जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये डिफरेंट एटम है, इसमें चौधरी जो है वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बेचारा नॉर्मल सा बंदा है। तो अब ऑक्सीजन ही मर्जी है भाई हाइड्रोजन मेरी मर्जी से चले, तो ऑक्सीजन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो अपनी तरफ ज्यादा जोर से खींचे है भाई ये तो मेरे पास ज्यादा देर रहे हैं, हाइड्रोजन बेचारा मान जाता है ठीक है भाई तू ले जा। तो इस तरह ऑक्सीजन पे क्या होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों है ऑक्सीजन ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और हाइड्रोजन ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो अपनी तरफ खींच ले है और दूसरा वो वैसे रह जाए है। तो इस तरह ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए है। इस तरह वाटर जो होता है ये पोलर हो जाता है, इसकी पोलैरिटी है, इसमें दो तरह के सिरे बन जाते हैं, एक पार्शियल नेगेटिव सिरा बन जाता है, दूसरा पार्शियल पॉजिटिव सिरा बन जाता है। इस वजह से इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है ये दुनिया में पाए जाने वाले जो मोस्टली कंपाउंड्स हैं, जो ज्यादातर कंपाउंड्स हैं, उन्हें अपने अंदर हल कर लेता है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी हाई पोलैरिटी की वजह से। अब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये भी पोलर होते हैं, यानी ये भी सिरे, इस पे भी दो सिरे होते हैं, नेगेटिव सिरा पॉजिटिव सिरा। यानी सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो दो सिरे बने। इसी तरह पोलर जो है ये तो ऑलरेडी पोलर है, इस पे तो दो सिरे पहले ही बने हुए हैं। नॉन पोलर यानी जिन्हें सिरे नहीं बने हुए, जिन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो नॉन पोलर होते हैं। लेकिन नॉन पोलर तो हैं, लेकिन इन पे ओवरऑल कहीं ना कहीं कोई ना कोई चार्ज जरूर मौजूद हो, यानी हो नॉन पोलर ही, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ना हो, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल है ऊपर कोई ना कोई चार्ज जरूर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जो होते हैं ये डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, ये डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। वाटर है अंदर ये डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर है अंदर ये हल हो जाते हैं। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो भी नॉन पोलर और उसके ऊपर कोई ओवरऑल चार्ज भी मौजूद ना हो, तो फिर ये तो बेचारे रहे नॉन पोलर, फिर पानी भी इन्हें नहीं मानता, जो बेचारे हो फिर उन्हें पानी भी नहीं मानता, पानी भी उसे नहीं मानता है मेरे अंदर आ जा। तो जब अंदर नहीं आने देगा तो ये फिर डिजॉल्व भी नहीं होते। तो नॉन पोलर जो होते हैं ये नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि कौन से मॉलिक्यूल हैं, कोई मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाएगा, पूछ लेते हैं वाटर में डिजॉल्व है या नॉट डिजॉल्व। तो पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर जो होते हैं ये डिजॉल्व नहीं होते। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरी प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत अहम प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वाटर जो है मीडियम ऑफ लाइफ बना फिरता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो सिमिलर चार्ज है वो रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज जो है ये अट्रैक्ट करते हैं। अब एक आदमी है दूसरे आदमी से क्या अट्रैक्शन, लेकिन वही आदमी जब किसी औरत को देखता है तो अट्रैक्शन पैदा होती है, क्यों है अपोजिट है ना।
तो यहाँ पे भी चार्जेस भी आपस में यही काम चलाते हैं। ऑपोजिट चार्जेस जो है ये अट्रैक्ट करते हैं, यानी पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ दौड़ा चला जाता है और पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है पर दफा दूर। तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। सिमिलर इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल में देखें, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। तो हाइड्रोजन ये जो हाइड्रोजन है, जब भी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन यानी अपने से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाया तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें सिर्फ ये फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनके साथ बॉन्ड बनाया तो हमेशा माना जाएगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, मॉलिक्यूल के दरमियान में, एटम के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो तो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वगैरह पाए जाते हैं। लेकिन जब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं तो उन्हें डॉटेड लाइन से जाहिर किया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ही है। तो ये मॉलिक्यूल है वाटर है H2O, लेकिन इनके दरमियान ये पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव सिरा और ये पार्शियल नेगेटिव सिरा आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, कशिश कर रहा है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सोहयन और एडहेयन के लिए लाजमी है। जब वाटर है पौधे में जाइलम सेल में अपवर्ड मूव हो रहा होता है, ऊपर ही तरफ जा रहा होता है, जड़ों से ऊपर ही तरफ, तो दरख्त पे कौन सा कोई बंदर बैठा है जो पानी को नीचे से खींच रहा है, तो जाहिर बात है जाइलम ही व्यासल में ही जाना है ना पानी ने, तो वहां पर सोहयन और एडहेयन होना लाजमी है। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है, सोहयन जो होती है जब वाटर मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन करते हैं, आपस में कशिश करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ता है ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इसे बोलते हैं सोहयन। सोहयन जो है इसी वजह से वाटर जो है वो बहता है, बहने के लिए मॉलिक्यूल के दरमियान में कशिश होनी चाहिए, वो कशिश जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी वजह से जो वाटर है वो लिक्विड होता है और फ्रीली मूव करता है। वाटर आल्सो अट्रैक्ट द पोलर सरफेस। अब जब इसने जाइलम ही दीवार के साथ चढ़ना है, पानी ने ऊपर, दरख्त के अंदर जो जाइलम नाली है उसके अंदर पानी ने ऊपर चढ़ना है, तो उसके लिए जाइलम ही दीवार के साथ भी तो कशिश पैदा करनी है ना, तो इसे बोलते हैं एडहेयन। दो मुख्तलिफ सरफेस के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है उसे बोलते हैं एडहेयन। सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो कशिश होती है वो सोहयन है, और जो डिफरेंट सरफेस के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है वो है एडहेयन। ये दोनों फोर्सेस जो होती हैं वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही सोहयन और एडहेयन होती है। इस तरह जाइलम के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर आसानी से होती है। इसके बाद नंबर 4 पे प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन। किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ है उसे आयन्स में बदल देना, इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन। इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो किसी भी मॉलिक्यूल हो आयन्स में तोड़ने के लिए चाहिए उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जाहिर बात है वाटर को भी तो तोड़ना है ना, हाइड्रोक्सल आयन में और हाइड्रोजन आयन में। इससे हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन बनता है प्लस हाइड्रोक्सल आयन बनता है। तो जब वाटर हो उसके आयन्स में डिसोसिएट किया जाता है, आयन्स में बनाया जाता है, तो फिर उसे भी आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम दिया जाता है। जब वाटर टूटता है, पानी टूटता है, तो इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन पैदा होते हैं, और यह अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन और अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सल आयन जो है ये बराबर होती है, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ही कंसंट्रेशन जो है ये बराबर होती है। इसके बाद ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये
हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन में टूटता है तो ये बाद में जुड़ के आपस में पानी भी तो बनाता है। ये रिएक्शन जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्विलिब्रियम ही हालत में आ जाता है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, यानी जितना पानी टूट है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन बनाता है, यानी जितनी शिद्दत से पानी टूटता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन बनाने में, उतनी शिद्दत से ही दोबारा पानी बन जाता है। दोनों ही तरफ जो है वो आह बराबर होती है, यानी जितनी शिद्दत से वो टूटता है उसके लिए उतनी ही शिद्दत से वो दोबारा जुड़ जाता है। तो इस तरह जो है वो आयोनाइज होते रहते हैं। तो ये दरअसल वाटर जो टूटता है उससे जो हाइड्रोजन आयन पैदा होता है, ये वाटर है जो हाइड्रोजन आयन है, ये सेल है अंदर पीएच को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। वाटर की जो दो प्रॉपर्टीज हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलैरिटी, ये दो प्रॉपर्टीज, ये दो खसूसियात जो हैं पानी में बहुत अहम है। बाकी जितनी भी खसूसियात हैं वो इन दो खसूसियात की वजह से ही पाई जाती हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलैरिटी है जो है वो दो अहम प्रॉपर्टीज हैं जो वाटर हो यूनिवर्सल सॉल्वेंट या फिर मीडियम ऑफ लाइफ बनने पे मजबूर बना देती हैं, मजबूर कर देती हैं, यही मजबूरियां मार जाती हैं। यही दो खसूसियात जो हैं जिनकी वजह से पानी जो है उसे मजबूर होना पड़ता है, लाइफ का जो है वो मीडियम बनना पड़ता है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये नंबर 5th प्रॉपर्टी है, 5वें नंबर पे है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कुछ बंदे अंदर से इतने जले होते हैं उन्हें अब मज़ीद नहीं जलाया जाता, तो ये पानी भी जो है ये इसे भी अब मज़ीद नहीं जलाया जाता, ये भी अंदर से जला है, दिल जला है। तो ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, पानी जो है ये भी अंदर से जला हुआ है, इसे भी जितनी मर्जी हीट दे दें ये अपने अंदर का जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने देता है, यानी इसे पता होता है बाहर ही हीट मुझे जला ही रही है, तो जलने वाले है मुँह खाला। बहरहाल फिर भी ये है पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जलता है, अपना टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है। तो इसकी डेफिनेशन करें तो अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी पानी का जो अंदरूनी टेम्परेचर है, यानी जो पानी का टेम्परेचर है उसके अंदर थोड़ी चेंज आती है, लेकिन जो बाहर से उसे हीट दी जाती है जलाने के लिए, जो माशरा जो सोसाइटी उसे जलाने के लिए बाहर से हीट देती है वो तो जज़ब हार लेता है, लेकिन अपने टेम्परेचर में थोड़ी सी चेंज लाता है, अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ने देता। सख्त लौंडा है ये भी। तो पानी जो है ये मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, बाहर से हीट मिल रही है लेकिन अपने अंदर चेंज नहीं आने देता, मिनिमम टेम्परेचर चेंज करता है। तो इसी वजह से इसे कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी वजह से इसे टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल करता है। पानी जो है वो टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी बाहर से हीट बढ़ती भी रहे लेकिन ये अपने अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर रहे बैठा है। इस हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ कैलोरीज, यानी आपके पास 1 ग्राम वाटर हो, 1 ग्राम पानी हो और उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना हो, उसके लिए जितने नंबर ऑफ कैलोरी एनर्जी चाहिए, जितनी हीट चाहिए, यानी अब पानी का 1 ग्राम हो, जाहिर बात है उसमें 1 डिग्री ही चेंज लानी है, तो जितने नंबर ऑफ कैलोरी एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जैसे हमने कहा पानी जो है वो सख्त लौंडा है और 1 कैलोरी में 4.18 जूल जो है वो एनर्जी है, तो इतनी एनर्जी जो है वो इसे देनी पड़ती है जलाने के लिए। अब ये जो जल जाता है लेकिन अपना टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बदलता है, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है।
हमने पहले बात की है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो पोलैरिटी है, ये दो प्रॉपर्टीज अहम है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज उन्हीं ही वजह से हैं। तो ये हाई हीट कैपेसिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। अब होना तो ये चाहिए था कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, इससे ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये टूटते, लेकिन ये जो दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये कोवलेंट बॉन्ड ही निस्बत कमज़ोर होती है, तो हीट मिलती है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, लेकिन पानी जो है उस बेचारे पे कोई असर नहीं होता। तो इसी वजह से ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हीट जज़ब होती है, पानी के मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो कभी भी हाइड्रोजन है पीछा नहीं छोड़ती। ऑक्सीजन चौधरी बताई है ना, चौधरी है, तो ये अपने मुलाजमों का पीछा नहीं छोड़ती, चाहे रात के 2 बज जाए। मुलाजम ये कह भी देना है हम सोए हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं जान छोड़ती। ऑक्सीजन चौधरी है, ऑक्सीजन नहीं जान छोड़ती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिश्तेदारी दूसरे चौधरी से खत्म कर लेती है, लेकिन मुलाजमों का साथ नहीं छोड़ती। तो इस वजह से ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर हो जाती है, लेकिन लिटिल चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर है मॉलिक्यूल में जो टेम्परेचर चेंज है, हीट चेंज है, वो थोड़ी सी आने देती है। इसी वजह से इसे हम टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर भी वाटर हो इस्तेमाल करते हैं। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाई हीट वेपराइजेशन, यानी ये नंबर ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, हीट ही जो कैपेसिटी है, हीट ही जो क्वांटिटी है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन लिक्विड वाटर गैसियस वाटर में थोड़ा सा चेंज होता है, यानी है आप उसे जितना मर्जी जलाएं लेकिन वो जो है जलता जरूर है, लेकिन गैसियस फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट होता है। लेकिन आम तौर पर जो दूसरे सॉल्वेंट हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और लिक्विड से फौरन गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो पानी जो है ये हीट जज़ब करता रहता है, माशरे है ताने सहता रहता है, लेकिन कभी भी गैसियस फॉर्म में नहीं जाता। तो इसी वजह से हम कहते हैं हाई हीट वेपोराइजेशन, यानी हीट ही वजह से इसके जो पानी है वेपर बनने हैं वो थोड़े बनते हैं, इस वजह से हाई हीट से ज़्यादा एनर्जी ही ज़रूरत होती है। तो नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ वाटर, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी पानी है जितने ग्राम जो हैं, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इसे हम बोलते हैं हाई हीट वेपोराइजेशन। अगर हमने 1 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करना है, 1 ग्राम ऑफ वाटर हो, हमने 1 ग्राम ऑफ वाटर जो है उसे वेपराइज करवाना है, उसे जो है वेपर फॉर्म में बदलना है, तो उसे 574 कैलोरीज एनर्जी चाहिए। अब पानी 1 ग्राम में कैलोरी इतनी ज़्यादा है 574, और फिर 1 कैलोरी में भी 4.18 जूल एनर्जी है, तो ये इतने माशरे है ताने सहता है, लेकिन 1 ग्राम ऑफ वाटर में ही तब्दीली आती है। बड़ा सख्त लौंडा है ये। तो रिलीज एक्सेस मेटाबॉलिक हीट, अब जिस्म है अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें हीट रिलीज होती है, हीट पैदा होती है। अब जाहिर बात है आदमी के अंदर हीट पैदा हो तो ज़ाया तो करनी है ना, तो वो फिर इस पानी के थ्रू एनर्जी ज़ाया करवाई जाती है। ये जो हीट है ये स्वेटिंग के थ्रू जो है वाटर इवेपोरेट होता है, तो एनर्जी ज़्यादा जज़ब करता है, लेकिन मिनिमम वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज होता है। तो इसी वजह से उसने है हीट एब्जॉर्ब होता है, लेकिन मिनिमल लॉस ऑफ वाटर, पानी जो है वो थोड़ा सा ही ज़ाया होता है, लेकिन उसके बदले हीट बड़ी निकल जाती है। तो हीट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, लेकिन पानी जो है वो थोड़ा सा ही चेंज होता है, मिनिमल लॉस ऑफ वाटर। रिलीज एक्सेस मेटाबॉलिक हीट, जब ये जो हीट एब्जॉर्ब होती है, जिस्म है अंदर रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म ही एक टाइप है कैटाबॉलिज्म, उसमें मॉलिक्यूल टूटते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल बनते हैं। जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटे है
तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी जो है वो मेटाबॉलिक हीट होती है। वो जो मेटाबॉलिज्म वाली एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब हर है मिनिमल लॉस ऑफ वाटर, यानी थोड़ा सा वाटर जो है वो बॉडी से रिलीज होता है। इस तरह जो है वो हाई हीट वेपोराइजेशन है वाटर ही। मिसाल देते हैं, हमारे पास 1000 ml वाटर है, यानी 1 लीटर पानी है, उसमें से हमने सिर्फ हीट दे है 2 ml जो वाटर है वो वेपोराइज करवाया, सिर्फ 2 ml पानी जो है वो इवेपोरेट हुआ, सारा पानी नहीं जाया हुआ। 1000 ml में से 998 ml अभी भी पानी पड़ा है, सिर्फ 2 ml जाया हुआ है। तो इससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो हो जाता है, यानी अभी सिर्फ पानी 2 ml ही जाया हुआ है, इससे ज्यादा नहीं जाया होने दिया, लेकिन टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड लो हुआ। इसका मतलब है हीट ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन अपने अंदर थोड़ी सी चेंज लाता है। इसी वजह से जो वाटर है एज ए कूल इन्वायरमेंट के तौर पर, इन्वायरमेंट को कूल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद नंबर 7 प्रॉपर्टीज है। अब सख्त लौंडा इसके साथ चंद चीजें प्यार भी करती हैं, चंद चीजें इससे नफरत भी करती हैं। सोसाइटी ने जलाया भी तो बहुत है ना, हाई हीट कैपेसिटी है, हाई हीट वेपोराइजेशन है, हीट है ना, सख्त लौंडा है। तो चंद जो है इससे प्यार भी करते हैं, चंद इससे नफरत भी। वो जो प्यार करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। वो कंपाउंड जो प्यार करते हैं, प्यार करने वाले हैं, वाटर लवर है, वो हाइड्रोफिलिक हैं। और वो जो पानी से नफरत करते हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं, पानी से दूर दूर रहते हैं। तो ये 2 तरह के कंपाउंड जो है वो सेल के अंदर पाए जाते हैं, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड और हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। अब पानी के अंदर जब आपने फैट या ऑयल डालना, अब फैट जो होता है वो वाटर रिपेलेंट होता है, वाटर हो रिपेल करता है, वाटर हीटर है दरअसल, वो पानी से नफरत करता है। आप अगर पानी में लें और थोड़ा सा ड्रॉप यहाँ पे फैट का डाल दें, थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप फैट का डाल दें, यहाँ पे डाल दें, तो थोड़ी देर के बाद वो ना तो पानी के अंदर डिजॉल्व होता है, ना सरफेस पे अलग-अलग तैरता है, भले वो तीनों ड्रॉप जो है वो आपस में मिल के एक ड्रॉप बना देते हैं। इसका मतलब है हाइड्रोफोबिक सरफेस, जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है फैट का और जो नीचे पानी है, उन्हें दरमियान में जो इंटरेक्शन है, जो सरफेस एरिया है, उसे थोड़ा कर देना जो है ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है। रिडक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस जो यानी वाटर रिपेलेंट है, यानी वाटर रिपेलेंट यानी फैट और पानी के दरमियान जो राबते वाला एरिया है उसकी रिडक्शन कर देना, थोड़ा कर देना। विच आर प्लेस्ड इन वाटर, वो वाला सब्सटेंस जो पानी के अंदर मौजूद है और पानी से भी नफरत करता है, पानी के साथ रहता भी है और उसी के साथ नफरत, ये तो तजाद है। तो बहरहाल तजाद है, बहरहाल रहता पानी में ही है लेकिन फिर भी पानी से नफरत है। तो भाई ये वही है बंदा तालाब में छलांग लगाए और तैरना भी ना आए, पानी में भी रहता है और फिर पानी से यारी भी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये पानी में रहता है लेकिन पानी के साथ नफरत ही है, यानी आपस में रिएक्शन नहीं करते, आपस में जुड़ते नहीं है। बल्कि फैट जो है वो ऊपर लेयर बना लेता है, पानी नीचे बना लेता है। लेकिन हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस की यही कोशिश होती है जितना थोड़े से थोड़ा पानी से राबता बनाया जाए, यानी सरफेस एरिया जो है वो पानी से थोड़ा मिले, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट एंड ऑयल जो आपने पानी में डाले थे वो ज्वाइन कर जाते हैं इन वाटर, पानी के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं और एक सिंगल ड्रॉपलेट बना लेते हैं, ताकि पानी के साथ जो है वो इंटरेक्शन थोड़े से थोड़ा हो। तो इसी तरह जब लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन जो है वो सेल ही जो मेम्ब्रेन है, लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन जो है वो भी इसीलिए मेंटेन रहती है क्योंकि वो वाटर है साथ जो है वो थोड़े से थोड़ा सरफेस एरिया है कॉन्टैक्ट बनाती है। इसके बाद लो डेंसिटी ऑफ आइस,
आइस जो होती है वाटर है, जब वाटर है मॉलिक्यूल जब करीब करीब आते हैं, करीब आने से कोई ना कोई चीज़ तो जमती है, लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जब करीब आते हैं तो फिर बर्फ़ ही जमती है, पानी और कुछ जमाता भी तो नहीं ना। तो आइस फ्लोट ऑन वाटर, वाटर है मॉलिक्यूल जब पास आते हैं तो जमते हैं, जमने से बर्फ़ बनती है। तो बर्फ़ जो होती है ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल टेम्परेचर लो होने की वजह से पास आते हैं तो ये इतना पास आ जाते हैं, इनके दरमियान में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस रह जाती हैं। अब ऐसी चीज़ है अंदर स्पेसिस रह जाएं तो ये चीज़ ऊपर से जितनी मर्जी ठोस नज़र आए, लेकिन अंदर से वो फटी फटी हो, उसके अंदर इतनी हीट की वजह से वो अंदर से जली हुई हो, तो ऊपर से चाहे वो जितनी भी ठोस हो अंदर से वो जली हुई होती है। तो पानी जो है वो अंदर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस जरूर रह जाती है। मसलन ये वाटर हा मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इधर से भी आया, इनके दरमियान में अट्रैक्शन हुई, लेकिन अब मॉलिक्यूल है दरमियान में जाहिर बात है डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स पाए जाते हैं, ये केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ाए जाते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है दरमियान में जो जाविया पाया जाता है बॉन्ड है वो कितना होता है, ये आप केमिस्ट्री वाले सर से पूछिए। लेकिन ये जो दरमियान में रह जाती हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस की वजह से, उस वजह से स्ट्रक्चर तो बर्फ का बड़ा सारा बन जाता है, लेकिन दरमियान में स्पेसिस रहने की वजह से उसकी डेंसिटी होता है भारीपन। तो बर्फ का जो भारीपन है वो थोड़ा ही होता है। तो पानी भारा है, पानी तो हमने पहले ही कहा सख्त लौंडा है, ये बेचारी पहले इसकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी है तो वो नीचे बैठ गया है, ये ऊपर तैरना शुरू करे ही। आइस फ्लोट ऑन वाटर, जाइंट स्ट्रक्चर है इसका, शो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जब मॉलिक्यूल पास आए हैं टेम्परेचर लो होने की वजह से, टेम्परेचर हाई होता है तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है और वो तेज़ी से मोशन करते हैं, लेकिन टेम्परेचर लो होने से वो करीब आ जाते हैं, करीब आने से उन्हें दरमियान में ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा होती है, जिससे क्रिस्टल लेटस बनता है। ये लेटिस जो है ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है। इसका मतलब है इसका जो बर्फ का स्ट्रक्चर होता है अंदर से ये 6 कोने बनाता है, 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर बनता है। विंटर सीजन में जो दरियाओं पे ऊपर पानी होता है ना सरफेस पे, वो टेम्परेचर लो होने की वजह से पास आता है, जब पास आता है तो फिर कुछ ना कुछ तो होता है, वो जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है सरफेस पे, वाटर जो है वो फ्रीज हार जाता है। अब ये जो फ्रीज हुई है वाटर है, जो बर्फ़ बनी हुई है, अब ये इंसुलेटर है, ना तो ये अंदरूनी उस दरिया की जो हीट है वो बाहर आने देती है, ना बाहर से ठंडक जो है विंटर सीजन ही वो अंदर जाती है। इस तरह दरिया के अंदर जितनी भी प्यारी प्यारी मछलियाँ पाई जाती हैं उनके लिए ये बर्फ़ जो है वो इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। इसका मतलब है बर्फ़ के नीचे जो पानी है उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाता है फॉर लाइफ पॉसिबिलिटी के लिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड है ऊपर वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, हमारे नसीब में तो जलना है, हमारे पास तो ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ना इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो जितना टेम्परेचर हाई होता है उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनती है, क्योंकि मॉलिक्यूल या आपस में कम मिलते हैं, तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ ही नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास अभी इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हुई नहीं। हाँ, ये बोर्ड है पेपर में MCQ आता है। इस टेम्परेचर पर आइस की जो डेंसिटी है, वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है, और जो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कितनी होती है, तो वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर
ट्यूब है। इन प्रॉपर्टीज में से कोई प्रॉपर्टी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ली जाती है, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी बोर्ड है पेपर में नहीं आया। उम्मीद है मुझे आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।